ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए हमारी उत्तराखंड वन दरोगा री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर एक न्यूमेरिकल के साथ साथ हर एक प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में कराने के साथ साथ जो एडिशनल फैक्ट हैं हर क्वेश्चन के देते हुए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमारा जो प्रश्न संख्या है 12 से शुरू होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा शुरू होगा। ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने ये अपलोड कर चुके हैं। अब ये कुछ 100 टेस्ट होंगे, 100 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे और ये हमने शेयर कर दिया है। ये पूरी टेस्ट सीरीज पार्ट है किसका? पुनर्जन्म बैच, रीइंकारनेशन बैच, सुपर 50 वन दरोगा का। मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन जो हैं और उस सब के साथ जो आंसर हैं और वो मिक्स करते हुए चलेंगे एडिशनल फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। बट विदाउट मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप वन दरोगा जो एग्ज़ाम है वो कैसे अवेल कर सकते हैं। नाउ ऑलरेडी हमारा 31 मई जो है 1 मई तक जो लास्ट डेट है 499 रुपीज़ की पुनर्जन्म सुपर 50 बैच ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। नाउ देखिए हम बात कर रहे हैं इनकी इनिशियल में। अभी तक हम वैसे बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं। फाइल सेक्शन में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ये टेस्ट सीरीज हैं, बट हम एक स्ट्रेटजी सीक्वेंस बेसिस पे जाएंगे और जहां पर इसी बैच टेलीग्राम में हम आपको ऐड कर देंगे। देखिए क्या होगा, हमारे पास 6 टेस्ट हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा अगले कुछ एक हफ्ते का मैं शेड्यूल बता देता हूँ। स्टैंडर्ड 1 ये ऑलरेडी PDF शेयर कर दी गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, आंसर नीचे आंसर भी दिए गए होंगे। बाकी अभी ये वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहा है। जो बच्चे बैच में हैं वो इस तरह से करेंगे। पार्ट 2 और ये कुछ 6 पार्ट हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। ठीक है, 6 पार्ट होंगे तो टोटल इसमें हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनिशियल का ये, बाकी हम टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन पे ये फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी साथ ही साथ जो टेलीग्राम से बच्चे जुड़े हुए हैं पुनर् बैच वाले, वो ऑलरेडी यहाँ पर हम फैक्ट नंबर 1 ऐसे कुछ फैक्ट देते रहेंगे डेली के बेसिस पे, जो एडिशनल फैक्ट भी आपके तैयार रहे। फैक्ट नंबर 2 अभी मैं इनसे भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम में फ्री ग्रुप से जुड़ना है तो यहाँ सर्च बॉक्स में उत्तराखंड PR पब्लिकेशन या सिविल्स योगी आपको लिखना है। आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज के ये हमारे पूरे जो बैच चल रहे हैं, अभी हम वन दरोगा के बैच में आपको दिखा देता हूँ। तो अवेल कैसे करना है, दिए गए नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं 499 रुपीज़। किसी को पूछना है क्वेरीज तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। 1 मई तक 499 रुपीज़ है। इसके बाद प्राइस बढ़ेंगे। अभी आपको इसमें टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सिलेबस, 50+ टेस्ट सीरीज और एडिशनल फैक्ट टिल 10 जून तक मिलते रहेंगे। ठीक है, नाउ साथ में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रीवियस दिखता नहीं। एक तो ये देखिए इस चैनल पर जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हैं सिविल्स योगी पे, प्लेलिस्ट पे जाइए। एक तो आपको मिल जाएगा सभी क्लासेस। ठीक है, UK SSC वन दरोगा क्लासेस जितनी भी अभी तक हमने रिकॉर्ड की हुई हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हिंदी अंग्रेजी दोनों में बनाए हुए हैं, सभी पर्यावरण के कानून हमने बनाए हैं, उनकी लिस्ट आप देख सकते हो जो एडिशनल फैक्ट है। अब ना साथ में अगर आप देखेंगे तो किसी भी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, जो M1 M2 ऑलरेडी किसी भी वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे, जैसे अभी ये 4 घंटे पहले रिलीज है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाउ देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो मोर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर मोर सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। देखिए जितने भी अभी तक करा चुके हैं, बायोलॉजी कंप्लीट, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, यहाँ पर लिंक करेंगे आपका सीक्वेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरी, ये देखिए 16, ये देखिए पूरा हर एक सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा इसमें। ये देखिए पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है। जैसे ये NCERT बायोलॉजी की हैं वैसे ही हमने ये सब करवाई हुई हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की है ना। अब स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन, और उस डिस्कशन में हम आगे की जो टेस्ट सीरीज हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी पेड बैच वाले एस्पिरेंट हैं वो स्टैंडर्ड बुक टेस्ट सीरीज इसी बेसिस पे करें जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ प्रश्न सबसे पहले क्या कौन सा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ एल्कलाइन, इनमें से क्षारीय कौन सा है। क्षारीय या एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद या पानी में घुल सकता है। ठीक है, ऐसा क्षार, बहुत सिंपल भाषा में बता दूं, ऐसा क्षार जो पानी में घुल सकता है या ऐसा बेस जो वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा उसे एल्कलाइन कहते हैं।
तो सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा होगा बेसिक क्या होते हैं, पीएच से समझा होगा, पीएच स्केल आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ होता है 0, बीच में होता है 7, यहाँ होता है 14, 0, 7 और 14। अब होता क्या है कि 7 से जितने भी ऊपर होंगे, 7 से जितने भी ऊपर होंगे वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे, ठीक है, और 7 से जितने छोटे होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर होंगे। और आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ फिर, इनमें से जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन दे रखा है, देखो देखो H+ होगा तो ये आपका एसिड होगा, ठीक है, H+ होगा तो आपका एसिड होगा, OH नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बेस होगा। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर सब H+ हैं तो आप तो कहोगे अल्कलाइन है ही नहीं सर, गलत प्रश्न है। पर यहाँ पर देखो H+, 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 फिर बीच में ब्रैकेट में साइन दे रहे हैं, यहाँ बराबर है, ये ग्रेटर देन लेस देन है, ठीक है। इसकी आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। बट अब यहाँ पर देखो, अगर आप डी ऑप्शन देखोगे तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है जो H+ है उसका कंसंट्रेशन कम है, उसका कंसंट्रेशन कम है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ये ज़्यादा है, मतलब जो दिया गया सॉल्यूशन वो है H+ वाला कंसंट्रेशन कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, डी। और जो बच्चे दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और जितने भी डाउट हैं अपना कि सर मिसप्रिंट हुआ है पीडीएफ्स में, सर कहीं पर वो है, तो डायरेक्टली आप हमसे दिए गए नंबर पर 7505134891 में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आंसर क्या होता है, डी हो जाएगा। तो ये H+ ये कम है ना, H+ का कंसंट्रेशन, H+ का ज़्यादा होता, देखो ये देखो बराबर वाले में तो कुछ मतलब नहीं है, न्यूट्रल हो जाएंगे। पर अल्कलाइन पूछा है, अगर H+ दिया है, देखो H+ दिया है, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो ये तो अल्कलाइन एसिडिक हो जाएगा ना। हमें पूछा है अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब ऐसा क्षार जो पानी में घुल जाता है, यानी हमें बेस बताना था, क्षार बताना था, जिसमें H+ का कंसंट्रेशन कम होगा, वो आंसर होगा। समझ में आया? देखो कितने ज़्यादा डिटेल में मैं आपको फैक्ट बताते हुए जा रहा हूँ। आगे जितने भी फैक्ट होंगे क्वेश्चन के, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट 11 जून तक पढ़ते रहना है। 11 जून तक आप पढ़ते रहे तो आराम से ये क्वेश्चन, देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हिंदी में प्रश्न हैं उनका अंग्रेजी जो अनुवाद है वो मेन पढ़ लें, हिंदी में तो गूगल ट्रांसलेशन किया है। तो फॉस्फोरस आपने पढ़ा होगा, फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है, रासायनिक जो सिंबल होगा, संकेत जिसे आप कहेंगे, वो पी होता है। जैसे सोडियम का Na से होता है, वैसे ही फॉस्फोरस का पी होता है। तो जनरली जो एटोमिसिटी होती है, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, कितने एटम उसमें होते हैं। जनरली आपने क्या होगा, ऑक्सीजन का मैं कहूँगा एक एटम है तो वो O होता है, बट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मैं कहता हूँ तो वो O2 से दर्शाते हैं। तो वैसे ही फॉस्फोरस में क्या है, P4 होता है। P4 का मतलब क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया, नहीं तो सभी में कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। पर ये P4 सबसे अलग है। फॉस्फोरस का यूज़ आप सबको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा, जैसे मार्चिस की, मैचबॉक्स की इंडस्ट्रीज़ है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, वाइट फॉस्फोरस, ऐसे मिलते रहते हैं। बट एक्चुअल में क्वेश्चन ये बोल रहा है एटोमिसिटी कितनी है, उसका परमाणु किस बेसिस में अरेंज होता है। मोनो मतलब एक, P2, P3 या P4। P4 का मतलब फॉस्फोरस के 4 एटम से जनरली उसको दर्शाते हैं। तो क्लियर हो चुका है। तो पहला क्लियर हो गया, H+ का कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो वो अल्कलाइन बनेगा, पहला प्रश्न। दूसरा, फॉस्फोरस होता है ना, जैसे ऑक्सीजन के 2 होते हैं एक मॉलिक्यूल में, वैसे ही फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, P4 होते हैं। तो इसलिए टेट्रा मतलब 4, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। टेट्रा का मतलब होता है 4, इसलिए इसको P4 भी याद करना होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रो। जो एग है, देखो एग सबसे पहले फर्टिलाइज होता है, आप सबको पता है। अंडाशय से गर्भ तक ले जाया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा। जो एग होता है, जहाँ स्पर्म जाएगा और एग जाएंगे, फर्टिलाइज होते हैं। तो वो जो एग होता है, ओवरी कहाँ होता है वैसे? ओवरी में एग होता है। ओवरी से वूम्ब तक, ठीक है, गर्भ तक, जहाँ एक जो इन्फेंट होता है वो 9 महीने तक पलता है। तो द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब, जो है वो कौन ले जाता है? 4 ऑप्शन है, द वास डेफरेंस, द ओविडक्ट, द सर्विक्स, द यूट्रस। आंसर कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल हो जाएगा, ओविडक्ट। तो आंसर ही लग रहा है ना। देखो ओवरी है, ओवरी से कनेक्ट कौन सी होगी? ओविडक्ट होगी। देखो ये ओवरी मान के चलो, और ये वूम्ब है। तो ये जो एग जाएगा वूम्ब तक, वो ओविडक्ट से जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? डिंब वाहिनी के थ्रू। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय या डिंब वाहिनी। ठीक है, इसको ओविडक्ट आप इंग्लिश में देख लेना, ओविडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, बाकी ऊपर के समझ में आ रहे होंगे, नीचे के 3 नहीं है, सिर्फ आंसर हो गया ओविडक्ट। नाउ ये देखो प्रश्न, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन? निम्नलिखित पौधों में से, देखिए पौधा में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? देखो पौधों की जो है ऊतक कोशिकाएं दी गई हैं, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है इनमें से ये बताना है जो टिश्यू होते हैं ऊतका, इनमें से सेल डिवीजन, जो सेल होते हैं कोशिका, उनको विभाजन में कौन से काम आते हैं? एक सेल से आप सबको पता है हम बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हैं, बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर टिश्यूज़ ऊतक बनते हैं। तो इनमें से यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा सेल डिवीजन, एक सेल दूसरे सेल में टूट जाएगा तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इनमें से कौन सा पौधे की ऊतिका ऐसा काम करती है? मेरिस्टेम। आंसर क्या है? मेरिस्टेम। हिंदी में भी इसको मेरिस्टेम ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेम ही कहते हैं। तो मेरिस्टेम जो होती है प्लांट टिश्यू, वो कोशिका को विभाजित करने में काम आती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए, आपको इसको 2x में भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर? आप सबको रासायनिक केमिकल जो केमिस्ट्री में पढ़ाया था, रासायनिक जब समीकरण हुए थे और जो अणु की खोज करने वाले पूरे टॉपिक थे कक्षा 9 के, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इनमें से कौन सी ऐसी मॉडर्न थ्योरी है जो जितने भी धातु हैं, अधातु हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखता है, जिसे परमाणु संख्याओं के बेसिस पे बोला जाता है? अभी तक तो जितनी भी टेबल्स थी वो परमाणु भार के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे, जिसका मास 1, फिर उसके बाद 2। बट अभी आप सबको पता है कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 होती है, फिर 4, ऐसे अरेंज किए गए हैं, और ऐसे ही हम याद भी करते हैं। तो एक ही आंसर इसका हो जाएगा, ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की गई। सिर्फ किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1913 और हेनरी मोज़ले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शुरू करना चालू किया। बाकी डोबेरेनर्स ट्रेड, इसमें तो ये कहते हैं कि 3 एलिमेंट जिनका परमाणु भार ये है, पहले 2 तीसरे के बराबर होंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी एटॉमिक मास परमाणु भार के बेसिस पे, कि पहला जो अणु है वो 8वें अणु के बराबर, उसकी रासायनिक जो नेचर हैं और भौतिक नेचर हैं वो सेम रहेंगे।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये धीरे धीरे आने लगा, बट इसने भी परमाणु भार पे ही दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही एक ऐसा जो अभी धातुओं का क्लासिफिकेशन है वो या परमाणुओं का क्लासिफिकेशन परमाणु नंबर पर, परमाणु संख्या के बेसिस पे करवाया हुआ है, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। और हर एक प्रश्न के खास बात ये रखना कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसके 4-5 एडिशनल फैक्ट के लेके करोगे, ठीक है। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप सबको, जैसे मैं दिखा देता हूँ। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूरे जो 6 के 6 उसमें दिए हैं, बाकी ये मैं समझाते हुए जाऊँगा। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है जो भी बैच में है, ठीक है, जो भी बैच में है। सबसे पहले हमको विद इन 2 या 3 दिन 600 के 600 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो तो धीरे धीरे आते रहेंगी, बट आप लोगों को जो सीक्वेंस में वीडियो सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो ये टेस्ट सीरीज हैं आप ऑलरेडी इसी सीक्वेंस में करें। और कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे सब बच्चे मैसेज करते हैं, आप उस क्वेश्चन को इसी ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है, या हमारे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। नाउ प्रश्न संख्या 17, जिसे क्वेश्चन नंबर 17 भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। प्रश्न बहुत सिंपल सा बोल रहा है कि टिंक्चर आयोडीन, इनको बोलते भी हिंदी में और अंग्रेजी में टिंक्चर आयोडीन है। कफ सिरप जैसे गले में खांसी हो गई, और बहुत सारे जो दवाइयाँ होती हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही पूछा है टिंक्चर आयोडीन, इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है। टिंक्चर आयोडीन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें यूज़ होता है इथेनॉल। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, धन, धन मतलब इसमें जोड़ना, इथेनॉल, इथेनॉल का रासायनिक जो इक्वेशन होती है C2H5OH होती है, ठीक है, C2H5OH, OH इथेनॉल, ओके। तो इथेनॉल प्लस आयोडीन का मिक्सचर ही टिंक्चर आयोडीन कहलाता है। मेडिसिनल बहुत सारी दवाइयों में यूज़ होता है और खांसी वाले में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द एम सेल इज। हिंदी में भी देख लीजिए, जो एम सेल में समयोजिता किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या है। आपने 4 सेल के बारे में सुना होगा, के, एल, एम और एन शेल। आपके के में 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये शेल है। आप सबको पता है इससे नीचे सब शेल भी होते हैं, जो छोटे 1s2 SPDF वाले, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d वाले, वो सब सेल होते हैं। बट हमसे पूछा गया है कि जो m वाले में, ठीक है, m शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे m शेल में। तो वो कितने होते हैं, 18 होते हैं मैक्सिमम। कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर क्या हो जाएगा, 18th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18वें का आंसर हो जाएगा बी, 18, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत सिंपल है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स द एम्ब्रॉय गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मानव प्रजनन प्रणाली के किस भाग से भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण मिलता है। मगर हिंदी में समझाऊं, हिंदी में तो ये लिखा ही है, अंग्रेजी में भी लिखा है, मतलब सरल भाषा में समझाऊं। भाषा तो दोनों ठीक ही हैं, सरल भाषा में समझाते हैं कि जब भी कोई इन्फेंट होता है, जो बच्चा इन्फेंट है, ठीक है, अब उससे भी पहली एज जब फर्टिलाइज होता है, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है 1-2 महीने का, तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर धीरे धीरे 9 महीने बाद वो इन्फेंट चाइल्ड के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। बट क्वेश्चन ये है, जब तक वो मदर की वूम्ब में है, वो इन्फेंट, वो एम्ब्रियो मदर की वूम्ब में है, तो उसको पोषण तत्व मदर के ब्लड से मिलते हैं, ठीक है। बट इनमें से कौन सा हिस्सा उसको मदद करता है। आप सबको पता है जो मदर का ब्लड है, उससे ही जो एम्ब्रियो है वो पोषण ले लेता है, खून से ही पोषण लेगा,
तभी तो बोलते हैं मदर को हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड फूड हमारे किस में डिजॉल्व होगा, ब्लड में, और उसी ब्लड से ही पोषण कौन लेगा, वो एम्ब्रियो जो अपकमिंग इन्फेंट है वो। ठीक है। बट हमारे मदर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मानव प्रजनन प्रणाली है जो महिला की, इनमें से कौन सा हिस्सा उस चीज़ में मदद करता है, ये सरल भाषा मैंने आपको समझा दिया। उत्तर है सी, प्लेसेंटा। क्या है, प्लेसेंटा है। उत्तर कौन सा है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, जो एम्ब्रियो पेट में रहता है, मदर की वूम्ब में है, उसको ब्लड से जितना भी न्यूट्रिशन लेना है उसको लेने में मदद करता है। ठीक है। अब देखो नया प्रश्न बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सब सोच रहे होंगे अगर आपको ऑडियो आई है तो ड्रीम इलेवन, वो सिर्फ मैं एक जो वीडियो एडिटर रिकॉर्ड कर मतलब डाउनलोड कर रहा था एक, तो उसमें एक लिंक आया, उसमें बोल दिया गया कि ड्रीम इलेवन ये कर लोगे तो तुम्हारा वीडियो एडिटर का जो सॉफ्टवेयर है 1 मंथ फ्री होगा। तो इस वजह से ड्रीम इलेवन, मेरे को क्रिकेट की नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। पर ये नहीं कि आप ड्रीम इलेवन लगाते रहो, जिसकी नॉलेज अच्छी है। हाँ, एक और बात मैं बता दूं आपको कि सर MCQ, हाँ कोई नहीं, आज तो ड्रीम इलेवन ऐसा है, फेयर गेम है, अपॉर्चुनिटी है, बट जिसको डेटा पढ़ना आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। मतलब चांसेस 1 करोड़ लगाते हैं, बट बहुत सारे लोगों के 49, कभी मेरे दोस्त लगाते रहते हैं तो वो देखते हैं। पर क्वेश्चन डेटा क्या है, पिच कैसी है, नमी कैसी है, छोटा ग्राउंड बड़ा ग्राउंड है, उस बंदे की हिस्ट्री कैसी है। कोई भी क्रिकेटर खेल रहा है तो अगर वो खेलने वाला है तो छोटे ग्राउंड में उसका स्कोर सोच लो, उसको वैसे ही अरेंज कर सकते हो। ठीक है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो हिंदी में भी ये देखने को मिलता है, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अंग्रेजी वाले समझा देता हूँ सरल भाषा में। एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसका भार छोटे m से बताया गया है, और जिसकी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब किस डायरेक्शन में वो घूम भी रहा है। ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी मतलब कितनी तेज़ी से वो चल रहा है, उसको दिखाया गया है v से। पजेज ए काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के होती है। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं समझाऊं तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा अगर रुका हुआ है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट कोई बच्चा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई मूविंग पार्टिकल है तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ये याद रखना। अब प्रश्न देखो, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डबल्ड, मतलब v जो है 2v हो जा रही है, डबल बोल दे रहा ना, तो v है तो 2v हो जाएगा। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है। हिंदी में भी द्रव्यमान m के वेग से चलने वाली वस्तु पजेस करती है v काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि इसके वेग को दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बल बन जाएगी। आप सबको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है ½ mv²। ठीक है। नॉर्मल फार्मूला ½ mv²। बट जो प्रश्न दिया गया है हमें तो उसके बेसिस पे करना है ना, इसका वेग जो है डबल है, तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, m के बदले तो मास तो सेम है, वेट डबल है तो mv², 2v का स्क्वायर, ½ mv का स्क्वायर, m में से 2v के बदले 2v रख दे रहा हूँ ना। अब देखो तो कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ, 2 जा 4, 4v का स्क्वायर। इसके नीचे रियल फार्मूला लिखा दूंगा, ½ mv², हाफ से हाफ कटा, मास से मास कटा, v² से v² कटा, बचा कितना, 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। 4k, नॉर्मली इसको काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं, 4k से रिप्रेजेंट कर देंगे। k एक यूनिट है एनर्जी की। ठीक है। नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ये 4, ऐसे 4/1, 4:1 के बेसिस पे होगा। इसको यहाँ भेज दोगे तो k = k, इसलिए इसको लिख दिया गया। देखो 4k क्यों लिखा, ke/ke करा, किया हमने।
हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर कटा, नीचे का कट गया 1, तो के ई यहाँ जाएगा, तो 4 के ई या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4, उत्तर क्या हो जाएगा 4। तो इससे हमने ये भी देख लिया कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 21। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, यानी कि गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। आप सबको पता है स्पेरिकल मिरर या गोलाकार दर्पण को कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये बना देता हूँ मैं, ये है आपकी शेड वाली साइड। तो ये फोकस हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है। अगर मैं इस पूरे मिरर को बनाऊं, गोलाकार दर्पण को बनाऊं, जो इसका मध्य वाला पॉइंट होगा उसी को सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बट फोकस क्या होता है, अगर फोकस को कभी भी आपको डिफाइन करना है, उसको डेफिनेशन देनी है, तो इसका ये होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है। तो जो भी लाइन फोकस से होते हुए, मतलब टकरा के रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस से हुए गुजरती है, उसी को फोकस कहते हैं। तो अगर आप बी वाला देखोगे, या प्रमुख अक्ष पर स्थित बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती हैं। समझ में आ गया। तो वही चीज़ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो ये गोलाकार दर्पण, आप सबको पता है इसके समांतर जो भी लाइन जाएगी, टकराकर जिसका परावर्तन होगा वो एफ से होकर गुजरती है, उसी को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकस को डेफिनेशन करने के लिए ये नहीं कहेंगे कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में की दूरी। तो आंसर हो जाएगा इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपियर टू अराइजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, एक अणु, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान को छोटे एम से दिखाते हैं भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। तो मॉलिक्यूल मतलब होता है एक अणु प्लस एक अणु क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये देखिए O2 होता है। जो परमाणु संख्या होगी ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं, वो 8 होगा। 8 का दुगना 16 होगा। जो परमाणु भार होगा, जिसे द्रव्यमान भी कहते हैं, अणु का द्रव्यमान कहेंगे। बट ऑक्सीजन होते हैं 2, तो 2 मॉलिक्यूल O2, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो याद रखना 32 को हमें किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से, 6.023 इंटू 10 की पावर प्लस 23। इससे पता चल जाएगा एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो इससे करूँगा 6 पंचे 30, कुछ 5 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो डायरेक्टली लगा दूंगा 5.3 गुणा 10 की पावर या 10 की घात -23, ये प्लस 23 ऊपर जाके -23 हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5.3 गुणा 10 की घात -23 ग्राम, 5.3 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम से इसका आ जाएगा। तो यही होता है कि किसी का मास निकालना है किसी मॉलिक्यूल में, उसका क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो O2 का तो पता ही है, 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर होता है परमाणु संख्या, उसका दुगना एटॉमिक भार हो गया 16। पर ये एक 16 नहीं है, ये 2 16 हैं, O2 हैं, इसलिए 16 दूनी 32, इसलिए मैंने किया है। O2 को इसलिए करते हैं 2 से इंटू। ठीक है, नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो भार आ जाएगा, द्रव्यमान पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हुए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 22वें का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और देखो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा वैसे वैसे कुछ जो हमारे एग्ज़ाम हैं, जो प्राइवेट बैच है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें से भी मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विथ कोल्ड वाटर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
ठंडे पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करती है। देखो आप सबको याद होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, जो नेचर में इन्वायरमेंट में फ्री नहीं ऑलवेज कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, उसे वो जनरली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना का। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के साथ साथ मैं दूसरी रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको दिखाता हूँ। नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब है 29 अप्रैल। डेली के बेसिस पे हमने एक फैक्ट देने की भी सोची है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। देखो अगर आप ये देखोगे रिएक्टिव विथ वाटर, ये देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम जो ये दे रखे हैं, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर जो नीचे वाले हैं एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, ये एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। फिर ये होते हैं अनरिएक्टिव, जो कंप्लीटली पूरे होते हैं जनरली शेल उसके, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, बिस्मुथ और एंटीमनी। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम ही होता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फिर के पकाता था। तो बट इनिशियल में पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं, सभी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट वायलेंटली और इवन एक्सप्लोजिवली विथ कोल्ड वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और ये उससे हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो ये पहले का उत्तर ये है। और बहुत सारे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन सा जो धातु है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न होता है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। आप सबको पता होना चाहिए, नया क्वेश्चन, जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाली समुद्री जानवर है। फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका एकाइनोडर्मेटा। मैं आपको इमेज के साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले इमेज देख लीजिए, ये कुछ स्टारफिश की तरह है और ऐसी ही मरीन एक्वाटिक एकाइनोडर्मेटा के अंदर आती हैं। अब ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, ये ना ही किसी पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मच्छर जनरली आदमी का खून पीते हैं, पैरासाइटिक रिलेशन। कोई सिम्बियोटिक होता है कि वो खाना देगा तो वो प्रोटेक्शन देगा। बट इकाइनोडर्मिटास फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। राइट, फाइलम ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलुस्का, नीमाटोड या आर्थ्रोपोडा, ये तीनों चीज़ ऐसे हैं। ये फाइलम ऐसे एनिमल किंगडम का है जिसमें मकड़ियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहता है। बट अगला जो ये इकाइनोडर्मेटा है, ये ऐसा समूह है जो फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब साउंड कितनी तेजी से भागेगा और किस में भागेगा, प्रश्न ये है। तो आंसर बहुत सिंपल है, साउंड यानी कि ध्वनि। क्वेश्चन समझ लो, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, सीजन से स्वतंत्र है, सर्दियों और गर्मियों में समान होता है। अगर आप देखेंगे ध्वनि क्या है, ध्वनि एक मैकेनिकल है, यांत्रिक मैकेनिकल वेव है। जब भी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको मीडियम चाहिए होता है, या तो ठोस या द्रव या गैस, तरल या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। तो सिंपल सी बात है, मोर इन समर देन इन विंटर। जो ध्वनि का वेग है सबसे ज़्यादा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा। गर्मियों में क्या होगा, अधिक होगा। इसके पीछे का उदाहरण क्यों है, देखो गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है ना सराउंडिंग में। गर्मियों में सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो साउंड क्या करेगा, उस नमी में ज़्यादा करेगा, क्योंकि सॉलिड है नहीं। अब लिक्विड और गैस में ज़्यादा, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना ज़्यादा वो होगा, नमी होगी तो वाटर के वेपर हैं तो और तेज़ी से वो भागेगा। तो आंसर हो जाएगा मोर इन समर, यानी कि ध्वनि का वेग ज़्यादा गर्मियों में होता है, कम होता है विंटर में। आई थिंक अब आप ये समझ
चुके हैं। ये साधारण सा एक क्वेश्चन है। ऑकलैंड्स के न्यूलैंड्स कानून के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बहुत पुराना जो नियम है, अभी तो मॉडर्न एलिमेंट के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, बट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम से लग रहा है ऑक्टेव, इन्होंने ये बोला था। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था, सॉरी फॉर द पॉज। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में फर्स्ट और 8th वाला एलिमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हाउ मैनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो 56 ही है। वैसे तो 108 प्लस एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, बट क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेसिस पे कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, तो उस समय के हिसाब से 56, ठीक है, 56। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यदि किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाए, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, एच निकालना है, ठीक है। आफ्टर 6s मतलब 6 सेकंड के बाद, जिसमें जी लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले शो कर देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। अब नाउ देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों, आप सबको पता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता तो उसके पीछे 3 इक्वेशन लगती है। देखो, जो पहले का वेग होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से दिखाते हैं, ठीक है। a फॉर एक्सेलरेशन हो जाता है, t फॉर टाइम हो जाता है। तो तीनों इक्वेशन हमारे पास हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दूसरी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरी। अब मैं आपको शो करता हूँ। देखो प्रश्न बहुत सिंपल है कि किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो इनिशियल वेलोसिटी है ये 40, सही है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 है। अब टाइम देखो, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो 6 सेकंड दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को नीचे से ऊपर भेज रहा हूँ 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 6 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कब पोजीशन चेंज करी, तो एक फॉर्मूला है s बराबर क्या होता है, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। s डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब कितनी दूरी कवर करी, u मतलब इनिशियल में फेंकी जो 40 है, टाइम का मतलब 6 सेकंड है, हाफ मतलब 0.5, इसको काट लेता हूँ। अब एक्सेलरेशन देखो, कोई बॉल क्या हो रही है, हम लोग अगर गिरते हैं तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, बट बॉल को तो आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, वो अपोजिट ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर a जो दे रखा है यहाँ 10, उसको -10 लेंगे, ठीक है। कितने लेंगे, -10, 1/2, 10 आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टी स्क्वायर 6 × 6, ठीक है, 6 × 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 240 माइनस 2 पंजे 10, 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18, 6 पंचे 30, फिर एक और 6, 6 तियाँ 18, 240 माइनस 180 कितना बचा, 60 मीटर। तो 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन से कितने मीटर ऊपर चले जाएगी, 60 मीटर ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को ये चीज़ याद रखना कि जब भी एक बॉल नीचे से ऊपर को फेंकी जाती है तो माइनस में रीडिंग लिया करते हैं। जो एक्सेलरेशन होगा एक ही इसमें लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 मीटर। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब देखो नया प्रश्न है, द यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन ऑफ ए प्लांट इज, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है।
IBA, NAA, IA, इसके तो ऑप्शन भी आपको ये ही मिलेंगे, IBA, NAA, सिट्रिक ऑक्सिन। आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना कि नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है, तब तक मैं आपको कुछ थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी थ्योरी दिखाता हूँ। अगर आप ये बैच देखेंगे तो इसमें फैक्ट नंबर 3 है। देखो, सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। तने में जिस ओर ऑक्सीजन की अधिकता होती है उस ओर वृद्धि अधिक होती है, जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को कम करती है। तो मतलब तने में ये ऑक्सीजन होना चाहिए, ना कि जड़ में होना चाहिए। तने में होगा तो ये पौधे को और बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तरीके से प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, बनाए भी जाते हैं। ये एक तरह से पौधों के लिए हार्मोन होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक फैक्ट बता देता हूँ जो ऑक्सीजन्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन यूरिन, जो मल मानव मूत्र होता है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया। बट आप लोगों को बता देता हूँ इसका आंसर। ऑक्सीजन क्या कहा मैंने? जो कोशिका विभाजन होता है, या ये एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स की, पौधों की ग्रोथ में मदद करते हैं। दो तरह के होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक। अब दोनों की लिस्ट बता दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड और फिनिल एसिटिक एसिड, ये सभी नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं, जिसे 2,4-D DPA बोलते हैं, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनिक एसिड और NAA नैप्थालीन एसिटिक एसिड। अब मैं शो करता हूँ आपको ऑप्शन। अब देखो, अब आप कहोगे सर सिंथेटिक नेचुरल में तो मैंने IBA भी पढ़ा, IAA भी पढ़ा। अब यहाँ पर प्रश्न अगर देखोगे, यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन जो एबेंडेंस मात्रा में सभी पौधों में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसका नाम होता है IAE। हालांकि ये नेचुरल होता है IBA ब्यूटिलिक एसिड, बट ये सभी में नहीं मिलता। बट जो यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन है, यूनिवर्सल तभी ये प्रश्न के आगे लगा हुआ है, तो इसका आंसर है IAA होता है। ठीक है, चलिए, ये एक तरह का अम्ल होता है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन, निम्न में से कौन सा जो है इनमें से सब्लिमेशन होता है। अब सब्लिमेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ठोस से, ठीक है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ठोस से बदल जाए किस में? गैस में। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ठोस से बदल जाए किस में? डायरेक्टली गैस में बदल जाए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन इन चारों में से किस चीज़ का हो सकता है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोरेट या अमोनियम क्लोराइड। उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। मैं आपको सबसे पहले इमेज शो कर दे। ये देखिए एक इमेज, ये वाइट क्रिस्टल है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। अब जैसे ही इसको यहाँ रखेंगे, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। NH4Cl इसका केमिकल फार्मूला होता है और मॉइस्चर इसमें 0.3 होता है। फिर भी ये सॉलिड है, वाइट क्रिस्टल का होता है। अब ये डायरेक्टली ये ठोस से अचानक गायब कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसके यूजेस देख लीजिए। गैल्वनाइजिंग, जिंक प्यूरिफिकेशन, ये मदद करता है जिंक को प्यूरिफाई करने में। ड्राई सेल बैटरी, लेदर टैनिंग, ड्राई सेल बैटरीज में टैन हटाने के लिए। कफ सिरप में, जो जानवरों की दवा होती हैं उसमें, और जो उर्वरक होते हैं, जनरली फर्टिलाइजर्स होते हैं जो खेतों में डालते हैं अपनी भूमि की फर्टिलिटी उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसके भी ये काम आता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके बारे में फैक्ट लिखा गया है। हिंदी में इसको नौसादर भी कहते हैं। ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला NH4Cl होता है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टल होता है और ये जल में अत्यधिक घुल जाता है। अगर इसी को मैं बोलूँ तो ये NH4Cl होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है और ये अम्ल वाला होता है। अगर ये पानी में घुल जाए तो ये एसिडिक मीडियम शो करता है और इसको एमोनियक भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर है। साथ ही साथ मैं उससे ऊपर वाला फैक्ट भी बता देता हूँ, जो ऑक्सीजन मैंने बताया था। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले देखा कि जो पौधे होते हैं सूर्य को देखकर मूवमेंट करते हैं। बाकी जो IAA होता है ये यूनिवर्सल होता है, आधे से ज़्यादा पौधों में ये हार्मोन देखने को मिलता है और ये सभी हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो केनिथ थीमन करके एक वो थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्यूरीफाई किया और इसके स्ट्रक्चर को भी बताया। IAA का पूरा नाम है इंडोलो एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर NH4Cl नौसादर जिसे हिंदी में कहते हैं, और अमोनियम नीरे का खनिज रूप भी होता है, ठीक है। तो NH4Cl के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अगला प्रश्न देखिए, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेट फ्रॉम। बल की परिभाषा कहा जा सकती है, बल की परिभाषा क्या होती है? बहुत सिंपल है। बल को अगर आपने न्यूटन के 3 मोशन जो गति के नियम हैं उनको पढ़ा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो बल को बताता है। वो कहता है कि जो बल है, फोर्स है किसी वस्तु के द्रव्यमान और m×a होगा, जिसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं, त्वरण कहते हैं, या हिंदी में आप देख सकते हैं उसको। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताता है फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ मैं आप लोगों को ये नियम बता देता हूँ। सबसे पहले पहला नियम, जब तक किसी वस्तु में एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि जब तक बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, कोई बाहरी दबाव ना लग जाए, तब तक वो वस्तु रेस्ट में ही रहती है। दूसरा कानून कहता है कि जितना ज़्यादा आप बल लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो F=ma होता है। F यहाँ पर बल को दर्शाता है, m यहाँ द्रव्यमान को दर्शाता है, मास, और a होता है एक्सेलरेशन। a होता है एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 भी मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होते हैं। जैसे एक बॉडी A है, इफ एन ऑब्जेक्ट A exert ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट B, देन ऑब्जेक्ट B विल exert इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A, ठीक है। जैसे बॉल का एग्जांपल ले लो, ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, यहाँ पर से बॉल का एग्जांपल, बॉल यहाँ पर मारोगे तो सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में सेम रिएक्शन वो देगी हमें। तो 3 आपको पता ही हैं नियम। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा F=ma, तीसरा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस प्रश्न का तो उत्तर डायरेक्टली हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता कम है? लो रजिस्टिविटी किसकी होती है? लो रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होगी? जो अच्छे से, जिसमें विद्युत फ्लो हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो आयंस हैं वो ईजिली फ्लो हो जाए। तो ईजिली फ्लो तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ दिख रही है हमें, निक्रोम। निक्रोम बनता है निकिल और क्रोमियम से। बाकी डायमंड कार्बन से बना है। ग्लास और इबोनाइट ये हाई रजिस्टिविटी वाले होते हैं। ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास बहुत कम होती है, बट निक्रोम जो होता है वो लो रजिस्टिविटी वाला होता है, डायरेक्टली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने लिंग बदल सकता है? मेल फीमेल बन सकता है। इसमें स्नेल होता है, जिसे घोंगा भी आप हिंदी में कहते हैं। तो ये एक तरह से फैक्ट है जिसमें आपको याद होना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स? दैट इज स्नेल, ओके। अगला प्रश्न है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब विद्युत पास की जाती है, बिजली पास की जाती है, सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड में जब पानी मिलेगा उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब भी NaCl में H2O मिलेगा तो वो ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रहे हैं, तो वैसे तो डायरेक्टली आपको पता हो जाना चाहिए, क्लोराइड है तो क्लोरीन निकलेगा ही निकलेगा, तो आंसर सीधे A हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ,
क्लोरो एल्किल बनता है। ये जो इक्वेशन है कक्षा 10 में दी गई है, तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 बन जाता है। ठीक है, इसमें ये है। और जब नमक को पानी में मिलाओगे तो वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? ब्राइन। और जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हमें निकल के आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्लोरीन हमें आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन लिफ्ट ग्रोथ हार्मोन फंक्शन ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे हर क्वेश्चन है और करीबन करीबन ये 100 क्वेश्चन हैं और सभी के नीचे कुछ न्यूमेरिकल हैं, कभी कुछ हैं, तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।